हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। मैं निशा आप लोग स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइव। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे जो आई दृष्टि आंख वाली आगे करंट अफेयर था पूरा कंप्लीट इसमें उसका वीडियो। और आपसे ये बता दूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है करंट अफेयर में अब तक, तो ये केवल एक वीडियो अच्छे से आप लोग कवर करके चल जाएंगे तो 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय हम नेशनल न्यूज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता मनाया गया। तो इसको देखते क्या है न्यूज। तो जो भारत सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने के उनको लक्ष्य रखा है। साक्षरता मतलब कि हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। तो उसके तहत एक उल्लास कार्यक्रम चलाया गया 2022 में। तो पूछ देगा उल्लास कार्यक्रम किससे, तो उल्लास कार्यक्रम साक्षरता से जुड़ा है। और उल्लास का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। एक उल्लास जो कार्यक्रम चलाया गया किसके अंतर्गत चलाया गया, तो ये चलाया गया नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मतलब न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये चलाया गया। इसमें जो उल्लास कार्यक्रम चलाया गया 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को या बच्चों को या लोगों को सभी को साक्षरता देना है, साक्षर बनाना है, ठीक है। इसके तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख में सभी को कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया गया, कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। अब देखते हैं जो कार्यात्मक साक्षरता केवल लिखना और पढ़ना तक सीमित ना रखे, इसमें जीवन कौशल और संख्या ज्ञान को विस्तृत ज्ञान, उसी को हम लोग कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। अगर पूछ दे कितने परसेंट से अधिक मात्रा होने पर उस राज्य को या उसके शासित प्रदेश को कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जाता है, 95% से अधिक होने पर, मतलब 95% से अधिक होने पर उस राज्य में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जाता है। तो ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट कर दी हूँ पहले से। जो उल्लास कार्यक्रम है इसमें सबसे पहले जो मिजोरम है उसे आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसको 20 मई 2025 को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा दिया गया। सबसे पहले पूछ देगा कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मिजोरम। किस दिन, तो 20 मई 2025 को। इसके बाद से गोवा बना था। और फिर अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो पहला केंद्र शासित लद्दाख जो बना था 24 जून 2025 को, ठीक है। अगर उसके बाद है केरल, केरल राज्य तीसरा राज्य बना, ठीक है। तो सबसे पहले मिजोरम राज्य, फिर गोवा राज्य, फिर केरल। अगर यूटी में पूछा जाए तो लद्दाख। सॉरी, तीसरा राज्य हमारा त्रिपुरा बना था। अगर केरल ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता, लेकिन जो 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षर अभियान के बाद, लेकिन जो उल्लास के तहत अगर बात करें तो तीसरा राज्य कार्यात्मक साक्षरता वाला त्रिपुरा बनता है। इसमें आप लोग इतना पॉइंट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा संविधान हत्या दर। तो जो संविधान के भाग 18, इसको भाग 18 है, उसके तहत जो आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। अनुच्छेद 352 क्या है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देश में आजादी के बाद अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा था। एक पहला युद्ध जो हुआ था भारत और चीन युद्ध 1962, फिर भारत और पाकिस्तान 1971, और फिर आंतरिक जो गड़बड़ी से 1971 में आपातकाल, इंदिरा गांधी के टाइम आपातकाल लगा था। और आपातकाल का सोच समझ के यूज करने से ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की थी। यहाँ पूछे गए क्वेश्चन कि संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो 25 जून 2025 को। चलिए, इसके बाद हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हैदराबाद को मुक्ति दिलाने कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था, तो ऑपरेशन पोलो चालू किया गया था। तो उसके तहत इनको मुक्ति दिलाया गया था, ठीक है। चलिए, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। देखिए इसमें पूरा बुक आप लोग पढ़ने जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग वही के एग्जाम के अब काफी कम दिन बचे तो हम लोग पूरा बुक पढ़ेंगे तो बहुत काफी समय लगेगा। तो हम लोग जो मेन टॉपिक है या मेन पॉइंट है जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वही चीज पढ़ेंगे। तो जो देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पूछेगा कहाँ बनाया जाता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानसर संयंत्र में, ठीक है। इनका उद्घाटन किया गया है। चलिए, जो अभी एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना होता तो उसमें कौन सा एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान था, तो इसे पूछेगा AI-171, ठीक है। जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में हुआ था और इसमें 242। चलिए, यहाँ पे देखते हैं जो केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की अनुमति, मतलब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की अनुमति दे दी है कराने की। तो स्वतंत्रता के बाद से 1931 के बाद से जनगणना होगी, जातिगत जनगणना पहली बार होगा 2027 में। अगर बात करें जनगणना तो पूछ देता है जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको मैं बता दूं जनगणना है जो संघ सूची का विषय है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया। और देखिए संविधान में 3 प्रकार की सूची, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्धित सूची। जो संघ सूची इसमें अगर नियम बनाने की बात करें तो केंद्र बनाएगा, तो राज्य सूची में राज्य बनाएगा, संवर्धित सूची में संघ और राज्य दोनों बना देंगे। देखिए जो जनगणना जातिगत जनगणना 2 चरणों में होगा, ठीक है। पहला चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में होगा 1 अक्टूबर 2026 को। अगर वही पूरे देश में बात करें तो 1 मार्च 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, चिनाब रेलवे पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो पूछ देगा विश्व के सबसे ऊंचा सर्वाधिक रेलवे आर्च ब्रिज कौन है, तो चिनाब रेलवे पुल। ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई, अगर लंबाई की बात करें तो 13-15 मीटर है। ऐसे याद कर सकते 13-15 से याद हो जाएगा, ठीक है। एक किसको किसको जोड़ता है, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक से संबंधित। इसमें इंपॉर्टेंट किया है, देखिए आगे वाला थोड़ा फैक्चुअल पेपर हो जाता है, इसमें फैक्ट ज्यादा पूछता है। तो जो रेलवे पुल का उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था 6 जून 2025 को, ठीक है। किसके सहयोग से बढ़ाया गया था, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय
राजस्थान जैसे आईआईटी और जो डीआरडीओ के सहयोग से निर्मित किया गया था। इसमें स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग किया गया जो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये सहन कर सकता है। इसमें एक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। अगर बात करें इस पुल को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आया था, तो 1486 में टोटल कॉस्ट आया था। और जो आपको बता दें, जो चेनाब रेलवे पुल है एफिल टावर है 35 मीटर अधिक ऊंचा है। और जो 2003 में इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की, जिस दिन मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया उसी दिन उन्होंने एक और ब्रिज, एक केवल स्टे रेल ब्रिज अमजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इतना पॉइंट आप इसको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो घाटपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछ जाएगा, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ लगाया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे देखते हैं लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, और इनकी जो 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में और यहाँ पे मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। और अहिल्याबाई को समर्पित के लिए उन्होंने डाक टिकट एक और 300 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी, पहली बार देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट 300 का जो सिक्का का स्मारक पहली बार ये जारी हुआ है। इसको पहली बार ये जारी हुआ जो कलकत्ता टकसाल ने ढाला है। और इसमें अहिल्याबाई ये पुरस्कार भी दिया गया है लोगों को। ये पुरस्कार पाने वाले पहला कौन है? कलाकार, जो पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को ये दिया गया है। और अहिल्याबाई का जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जामखेड़ तहसील के चौड़ी गांव में हुआ था। अगर बात करें, इन्होंने 1767 से 1795 तक 3 दशक इन्होंने शासन किया था। इनकी राजधानी महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने बनाया था। ठीक है, इसमें दार्शनिक महारानी की उपाधि, मतलब इनको दार्शनिक महारानी की उपाधि दिया गया। तो पूछ देगा क्वेश्चन, दार्शनिक महारानी की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर को, अहिल्याबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारा ताप्ती। हाँ देखिए, जो ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना, जो ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना है, ये 2 राज्यों के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त पहल है। तो पूछ देगा ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। तो यहाँ पे भी याद रखिए मोहन यादव। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव है। और वही बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, और वही बात मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो मध्य प्रदेश के देवेंद्र फडणवीस, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, जो ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना मध्य प्रदेश के हाई वर्ष तीसरी प्रमुख अंतरराज्यीय नदी परियोजना, मतलब 2 राज्यों के बीच। तो पहला एक केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत और यूपी के बीच था, फिर एक पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच था। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में। अगर बात करें नर्मदा नदी का, जो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र की सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा की बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली है। इसकी सहायक नदी की बात करें खंबात की खाड़ी मिलती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो कूड़ा, गिरना, पंजरा और अनेर इसकी सहायक नदी। इसमें कूड़ा और गिरना याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे जो पहलगाम से युद्ध विराम से, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके तहत इसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। यहाँ पे बेसनर घाटी क्या है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास ही है। ठीक है, इसमें देखिए, और इसके तहत इस घटना जब हुआ तो उसके तहत इंडिया ने अपने कार्रवाई के तौर पर जो 1960 में सिंधु जल नदी परियोजना है संधि, उसको खत्म कर दिया था। और जो एक चेक पोस्ट है अटारी बागा सीमा द्वारा, इसको भी बंद करवा दिया गया था। तो इतना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ तो नहीं है। देख सकते हैं जो इसमें यूज हुआ था S-400 सुदर्शन चक्र, जिसकी उत्पत्ति रूस ने भारतीय सेना के लिए अनुकूलित है। फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी उत्पत्ति डीआरडीओ ने की थी। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की देखिए, तो जो उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना है, तो अभी तक टोटल अगर भारत में बात करें तो 6 सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें से अभी रिसेंटली यूपी में लगाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या न्यूज है। ठीक है, तो 6 सेमीकंडक्टर यूनिट और चालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की, मतलब 6वां। और ये जो यूनिट की घोषणा की गई थी किसके सहयोग से लगाया गया? जो HSCL है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो फॉक्सकॉन है कंपनी को मिलाकर ये जो कहाँ पे लगाई जाएगी? तो एडा में लगाई जाएगी। मतलब यमुना, एडा का फुल फॉर्म पूछ सकता है। एडा का फुल फॉर्म क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो जेवर एयरपोर्ट है नोएडा का, जो जेवर एयरपोर्ट है उनके नजदीक लगाई जाएगी। ठीक है, जो फॉक्सकॉन और जो SCL है दोनों को भारत और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां। थोड़ा सा देखते हैं तो 6 कहाँ है? तो देखिए, एक तो गुजरात के हरण में है, फिर दूसरा गुजरात के धोलेरा में है, और देखिए 4 तो गुजरात में है। यहाँ पे देखिए गुजरात में, फिर ये गुजरात में है, फिर ये गुजरात में और फिर ये गुजरात में। बस आपको याद करना है कि असम के मेरी गांव में लगाया जाएगा। और जो यूपी के एडा क्या है आपको यहाँ पे मैंने बताया एडा क्या है। तो जो हमारा ये है एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहीं पे जो एयरपोर्ट के नजदीक लगाई जाएगी। तो इतना आपको यहाँ पे बस याद करना। नेक्स्ट हमारा जो जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष हो गए थे, मतलब जन सुरक्षा योजना इसमें कौन कौन से आएंगे? प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन। तो कौन था? प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन। इन दोनों तीनों के स्टार्ट हुआ था 9 मई 2025 में, 9 मई 2015 में तीनों स्टार्ट हुआ था। तब स्टार्ट हुआ था, फिर 9 मई 2015 में स्टार्ट हुआ था। अब देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग।
आगे और देखिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है 2019 में स्टार्ट हुआ था, फिर पीएम किसान 2019 में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में, और जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1990 ग्रामीण विकास मंत्रालय का। देखते हैं थोड़ा सा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से स्टार्ट हुआ था। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्तियों को इसमें जो मृत्यु जन्म को बीमा दिया गया, मतलब आप लोग बस याद रखिएगा 18 से 25 वर्ष की आयु तक की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु तक के है दिया गया। और वहीं अटल पेंशन योजना है, जो अटल पेंशन योजना में भारत के नागरिकों के लिए जो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक है, मतलब 18 से 40 वर्ष के बीच हो, इसमें 60 वर्ष की आयु तक पूर्ण होने के बाद उनको प्रतिमाह 1000 से 5000 प्रतिमाह दिया जाता है। इतना आपको याद रखता है। अब देखते हैं हमारा जो विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में हुआ था। आप देखते हैं ऑरेंज काफी चर्चा में थी। ये क्या है? जो फिल्म या सॉरी जो फिल्म मीडिया और संगीत और गेमिंग के माध्यम से जो भी पैसा कमाया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में ऊंचा उठाने काम करता है, उनको क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमिक कहा जाता है। और जो विश्व श्रम दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इसकी अगर थीम बात करें तो कला से कोड तक इसकी थीम है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कला से कोड तक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद है, क्या है? तो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, इसमें त्रिभाषा फार्मूला इसमें दिया गया था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला में बोला गया है कि जो हमारा मदर टंग है, मतलब हमारा जो मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी को छोड़कर, मतलब कंपलसरी नहीं कि हिंदी हो, एक तो हमारा मदर टंग होना चाहिए, एक अंग्रेजी होना चाहिए, मतलब इंग्लिश होना चाहिए, और दूसरा हमारा हिंदी को छोड़कर कोई भी हो सकता है। और जो हमारा जो नई शिक्षा नीति 2020 बना था, किस समिति के सहयोग से? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता की समिति से बना था। इसमें 2024 तक भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना था। और इसमें दिया गया था त्रिभाषा फार्मूला पर बल दिया गया। तो पहली भाषा मदर टंग या स्थानीय क्षेत्र में होना चाहिए, दूसरी भाषा अंग्रेजी, कोई अन्य भारतीय भाषा होना चाहिए, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा, मतलब हिंदी को छोड़कर भी, मतलब हिंदी वैकल्पिक हो सकता है, इसमें कंपल्सरी नहीं है। और थोड़ा सा आर्टिकल देखते हैं हिंदी से भाषाओं से जुड़े प्रोग्राम के बारे में। तो आर्टिकल 20 बोलता है, अनुच्छेद 120 बोलता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 में। फिर 210 में विधानमंडल में प्रयोग, मतलब 120 अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने भाषा, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने, अनुच्छेद 343 में संघ की। और आर्टिकल जो 344 इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग के गठन के बाद किया। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 350 के फॉर्म में भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा। अब देखते हैं जो विंझियम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित है, ये कहाँ? ये कर्नाटक में, बस ये याद करना आप लोग, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं भगवत गीता और जो नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड है, उसको कब लॉन्च किया था? तो 1992 में किया था। इसमें भगवत गीता और भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र को सम्मिलित किया गया। और जो भगवत गीता है उसमें क्या है? भगवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय है। इनकी रचना वेद व्यास ने की थी, और वही नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने की थी, ऋषि भरत मुनि ने की थी। और जो नाट्यशास्त्र को नाट्य वेद या पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए महाकुंभ जो लगा था हमारा प्रयागराज में 2025 महाकुंभ, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार बस। देखिए जो 12 वर्षों में 4 महाकुंभ स्थल लगते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ठीक है। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी बनाया गया था, एक बार आप लोग बस पढ़ लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना। देखिए प्रयागराज के बाद जो अगला कुंभ लगेगा नासिक में 2027 में, और गोदावरी, नासिक किस नदी के तट पर? तो गोदावरी नदी के तट पर है, पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए उप वर्गीकरण की मंजूरी। तो इसमें थोड़ा आर्टिकल याद करना है, संविधान से यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए संसद में शक्ति प्रदान करता है कि उनके लिए कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 या 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने या संसद को इस सूची बनाने का शक्तियां प्रदान करता है। तो आर्टिकल 341 और 342 अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित राष्ट्रपति को अधिकार देता है, ठीक है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए जो हमारा जीआई टैग के बारे में, तो देखिए जीआई टैग के बारे में बात किया गया। जीआई टैग एक ऐसी जो भौगोलिक संकेत है किसी वस्तु को, वो संकेत जो किसी एक खास या विशिष्ट क्षेत्र से जोड़ता है, उसके विशिष्ट गुण से उसको विख्यात बनाता है। इसको किससे शक्ति प्राप्त की हुई है? तो ये जो अधिनियम 1999 के तहत, और इसका प्रभाव नहीं हुआ था तो 15 सितंबर 2003 से प्रभाव। पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को 2007 में। अगर दूसरी जीआई टैग की बात करें, और सबसे ज्यादा अगर जीआई टैग की बात करें तो सबसे ज्यादा टैग दिया उत्तर प्रदेश के सामानों को 77। अगर उसकी बात करें तो तमिलनाडु, फिर कर्नाटक में। अभी जो ये है पेडा अच्चू साड़ी, ये कर्नाटक के है, ठीक है। अब वाक्य संशोधन काफी न्यूज में था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वाक्य संशोधन से देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग पता है वाक्य अधिनियम क्या है, वाक्य संशोधन क्या है, वाक्य संपत्ति क्या है, ठीक है। ऐसी संपत्ति ना बेची जाती है, ना किसी को उपहार में दी जाती है। एक
विशिष्ट कार्यों के लिए रखी जाती है सामुदायिक तौर पे ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग बस इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो देखिए पहला संशोधन अगर हुआ था 1954 में, पहला वाक अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद से 1959 में 1964 में 97 संशोधन किए गए। रिसेंटली नया 2013 वाला, फिर जो जो सबसे नवीनतम वाक संशोधन विधेयक 2024 में जो पारित हुआ था 2025 में, ठीक है। और अगर बात करें तो ये 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ। तो पूर्ण मेगावाट अधिनियम लोकसभा का पारित हुआ था 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ, और 288 लिंग लोग सदस्यों ने समर्थन किया, 332 लोगों ने विरोध किया। और 4 अप्रैल को वही राज्यसभा में पारित हुआ, 128 लोगों ने समर्थन किया और 95 लोगों ने इसका विरोध किया। 5 अप्रैल को उनको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति 5 अप्रैल 2025 को दिया था। अधिनियम प्रभावी हुआ था 8 अप्रैल 2025 से, ठीक है। अगर जो वाक आंदोलन को एक नया नाम दिया गया उम्मीद, उम्मीद का फुल फॉर्म पूछ जाएगा, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट इम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, इस पर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सबसे बात करें सबसे ज्यादा वाक अगर संपत्ति कहाँ है तो ये यूपी में है, फिर दूसरा पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे दिया होगा। अगर देखिए भारत में कुल 32 वाक बोर्ड हैं, जिसमें से 23 राज्य में, 7 केंद्र प्रदेश में, और सबसे ज्यादा वाक संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद से दूसरा है पश्चिम बंगाल में, और तो तीसरा पंजाब में। थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, तो ये देखिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक स्टार्ट हुआ है, पंचायती राज मंत्रालय ने स्टार्ट किया। इसमें 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। क्या क्या एक बार पढ़ लीजिए। गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य पंचायत, बाल अनुकूलन पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ये सब है। इसमें से देखते हैं, इसमें कई श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। कई आधारों पर इसमें श्रेणी में रखा गया। एक पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता मतलब अचीवर, फिर अग्रणी फ्रंट रनर, फिर बेहतर प्रदर्शन, और फिर आकांक्षी, और फिर देखिए कोई भी पंचायत अचीवर मतलब पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता के दायरे में नहीं है। और जो गुजरात में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पंचायत है, 346 ग्राम पंचायत जो अग्रणी फ्रंट रनर श्रेणी में है। उसके बाद तेलंगाना में फ्रंट सबसे ज्यादा फ्रंट रनर में गुजरात की पंचायत है, फिर तेलंगाना की। अगर यूपी की बात करते हैं, इसमें यूपी की 3 पंचायत 3 बस शामिल है, और त्रिपुरा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे गुजरात है, फिर तेलंगाना है, फिर त्रिपुरा है। वही बात है, अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश में केवल 3 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में शामिल है, मतलब फ्रंट रनर में शामिल है। उत्तर प्रदेश 80 स्थान पर जो धनौरी ग्राम पंचायत है, तो धनौरी ग्राम पंचायत जो ब्लॉक बक्सी का तालाब है लखनऊ में, वहाँ का है। एक बार देख लीजिए। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का, तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया है, इसको ये चौथा संस्करण है। इसको टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया था। पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अगर बात करें बड़े राज्यों में, कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया। अगर वही बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पे है कर्नाटक, दूसरे में है आंध्र प्रदेश, तीसरे में हमारा तेलंगाना, ठीक है। तो पहले में हमारा कर्नाटक, दूसरे में हमारा है आंध्र प्रदेश, तीसरे में हमारा तेलंगाना, चौथे में केरल, और पांचवें में तमिलनाडु, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये कोई खास न्यूज नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगी आपको। फिर देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक को लेकर पारित होने से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसमें मेन आर्टिकल को देखना है। इसमें मेन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा। तो समांतर राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है। तो आर्टिकल 163 क्या है? तो 163 बोलता है कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है, ठीक है। अनुच्छेद 200 देखना है। अनुच्छेद 200 के तहत ये है कि कोई भी अगर विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। उनके कुछ विकल्प भी आगे मैं बताऊंगी आर्टिकल 225 है। तो बस इसमें ना आर्टिकल को अच्छा से देखना है। और आर्टिकल 42 में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया फैसले को लेके कि यदि मंत्रिपरिषद की सलाह विधेयक पर अनुमति को रोकने हेतु या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने हेतु ऐसी सलाह पर राज्यपाल 1 माह तक कदम उठाएंगे। फिर अगर यदि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक को स्वीकृति देने से कोई राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत, मतलब राज्य सरकार की सलाह देने के विपरीत जाकर किसी विधेयक को स्वीकृति देने इनकार कर देते हैं या विधेयक को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो उनके पास विधेयक को अपनी आपत्ति कारणों का संदेश संकलन करने अधिकतम 3 माह का समय होगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 200 क्या है? जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजता है तो वो अपनी सहमति देता है, अपनी सहमति ना देता है और तीसरा विधेयक राष्ट्रपति के विचार में भेज सकता है। और आर्टिकल 42 में है सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय हेतु, पूर्ण न्याय मतलब कंप्लीट जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय का कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 में है। इतना आप लोग अच्छे से देखना है। अब देखेंगे हम लोग बायलर अधिनियम 2000। हाँ तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज और प्रतीक है उसके बारे में, तो जो आर्टिकल 124 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 124 बोलता है भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में है। इसकी स्थापना जो दिल्ली में हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। 28 जनवरी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अगर बात किया जाए भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय में ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है वो नीले रंग का, किस कलर का? नीले रंग का। आज ध्वज में न्यायालय का गोलाकार भवन के ऊपर एक अशोक चक्र को भी स्थान दिया गया। बस आपको यही याद करना है। और जो ऐसे पुरानी प्रतिमा बाएं हाथ में पारंपरिक तलवार के साथ दर्शाई गई, वही नई प्रतिमा बाएं हाथ में जो भारतीय संविधान की एक प्रति है। अब देखते हैं जो वाड़वन पतन है उनका शिलान्यास के, तो बस इसमें याद रखिए गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, और कुछ नहीं है। हाँ एकीकृत पेंशन योजना, तो एकीकृत पेंशन योजना के बारे में महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो सभी कर्मचारियों को पेंशन देता है, ठीक है। अपने अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे
इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 है, सबसे पहले 2018 में लॉन्च हुआ था। ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये इसका चौथा संस्करण है। ठीक है, और आपको बता दें एसडीजी को कितने हैं, एसडीजी का टोटल 17 गोल है। काफी एग्जाम में आता है, इसका मिलान करने के लिए बोल देता है, ताकि सबसे पहले देखा जाए इसमें अगर सुधार हुआ किन राज्यों से। सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर हुआ। कहा हुआ है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर हुआ। और रैंकिंग में देखा जाए कि राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, शीर्ष राज्य देखिए तो केरल उत्तराखंड, और उसके बाद से तमिलनाडु और गोवा हिमाचल प्रदेश। इतना याद करें तो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले केरल, ये उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु, फिर गोवा और हिमाचल प्रदेश। और अंतिम में देखते हैं तो बिहार 28वें राज्य पे, झारखंड 27, फिर ये नागालैंड है और मेघालय 25 पे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ 18वें राज्य पे है, रैंकिंग पे है। अब देखिए एसडीजी गोल कौन कौन सा है। तो पहला एसडीजी गोल आपको देखिए सातों याद कराने का ट्रिक में बताती हूँ कैसे। देखिए ना ट्रिक में बताऊंगी नहीं, बस हाँ याद करने का तरीका बताऊंगी, इससे आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो पहला है गरीबी उन्मूलन। तो आपको बस पहला याद करा है, देखिए गरीबी उन्मूलन, जहाँ गरीबी नहीं होगी तो वहाँ भुखमरी, मतलब जहाँ गरीब नहीं होगी वहाँ लोगों का पैसा होगा तो पैसा लोगों के पास, वहाँ भुखमरी नहीं। तो ऐसे आते हैं, जहाँ गरीबी नहीं होगी तो वहाँ भुखमरी नहीं, और जहाँ भुखमरी नहीं होगी तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, मतलब लोगों का पेट भर रहा है तो अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा, कल्याण होगा। अगर जहाँ गरीबी नहीं रहेगी वहाँ भुखमरी नहीं रहेगा, जहाँ भुखमरी नहीं तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, और अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो क्वालिटी एजुकेशन की ओर भागेंगे, और वहाँ पे शिक्षा होगा। अगर शिक्षा होगा तो लड़का लड़की अंतर ये सब खत्म, तो लैंगिक समानता होगी, और लैंगिक समानता होगी तो वो स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा लेंगे। अगर स्वच्छ ऊर्जा उसके बाद देंगे तो सभ्य कार्य आर्थिक विकास होगा। ठीक है, ऊर्जा आएगा तो आर्थिक विकास होगा, फिर नवाचार होगा, और फिर असमानताएं, नवाचार होगा तो असमानताओं में कमी हुई, गरीबी और अमीरी सब कम होगा, फिर सतत शहर समुदाय का विकास होगा, फिर ऐसे उपभोग उत्पादन होगा। फिर ये बस आपको याद रखना 13वां है जलवायु करवाई, और 14 है जल के नीचे जीवन और भूमि। तो 14 15 ऐसे जल के नीचे जीवन और फिर भूमि के नीचे जीवन, और ये 13 जलवायु करवाई, और जो 16 है शांति, न्याय और मजबूत संस्था। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब हमारा आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बहुत है, लेकिन आपको सारा कुछ ना पढ़ के बस इसमें ये पढ़ना है कि रिसेंटली अगर हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रपति किन किन राज्यों का दौरा किया, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, और अगर जो भी मेन हस्ताक्षर हुए हैं समझौते उनके बारे में सब लोग देखते चला, तो सब मिला के नहीं पढ़ना है। तो भारत और आगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रोएशिया। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रजे पेलेकोविच। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि क्रोएशिया के प्रधानमंत्री इसमें। फिर इसमें देखना है, अब यहाँ पे देखेंगे भारत और साइप्रस। तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस गणराज्य की अधिकारी की यात्रा की। अगर बात करें साइप्रस के राष्ट्रपति, आपको याद होना चाहिए तो निकोस, बस निकोस भी याद करने से चलेगा कि साइप्रस के राजधानी, साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है तो निकोस है। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है, निकोस है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है, हाँ देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस का जो सम्मान दिया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, आपको बस पूछ देगा कि साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो आपको बस याद करें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैंक्रियोस थर्ड। तो मैंक्रियोस थर्ड जिसने आया तो समझिए साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब भारत और पराग्वे, तो पराग्वे के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है तो सैंटियागो पेना, सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना, बस इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर आएंगे भारत और अंगोला। अंगोला के राष्ट्रपति की बात करें तो जोआओ मैनुएल, क्या है जोआओ मैनुएल अंगोला के राष्ट्रपति है। फिर भारत और चिली संबंध, भारत और चिली संबंध में कुछ नहीं है। भारत थाईलैंड, थाईलैंड के अभी राष्ट्रपति बने, कौन बने थाईलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो पेंटुगटन सिनवात्रा है। कौन है, पेंटुगटन सिनवात्रा है। चलिए श्रीलंका, श्रीलंका काफी इंपोर्टेंट, श्रीलंका क्या है कौन बने, तो जो श्रीलंका के कौन बने हैं राष्ट्रपति तो अनुराग कुमार दिसानायके, क्या कौन बने अनुराग कुमार दिसानायके। फिर देखते हैं यहाँ पे भारत और न्यूजीलैंड। देखिए जो 10वां आईसीना डायलॉग हुआ था हमारा दिल्ली में, उसी बैठक में जो समूह अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्रिस्टोफर लक्सन है। चलिए आगे देखते हैं भारत और मॉरिशस। जो मॉरिशस है, भारत और मॉरिशस, यहाँ का जो एक सर्वोच्च सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये कौन है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। देखिए ओशन के पास है मॉरिशस, समुद्र के पास है, तो आप इंडियन ओशन समझ सकते हैं कि मॉरिशस सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय नेता थे। ठीक है, नाइजीरिया, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है तो अहमद टिन्बू है। कौन है, अहमद टिन्बू से याद कर सकते हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री को नाइजीरिया का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, तो नाइजर से याद कर सकते हैं कि नाइजर सर्वसम्मान है नाइजीरिया का। ठीक है, फिर गुयाना, गुयाना अफ्रीकी देश है। ठीक है, और गुयाना से ये विषुवत रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुयाना से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, पूछ देखती है, टोटल 16 देशों से गुजरती है। गुयाना के राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद इरफान यहाँ के राष्ट्रपति है। और जो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, जो 17वें प्रवासी दिवस हुआ था इंदौर में, वहाँ के चीफ गेस्ट भी आए थे। अब देखते हैं सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस गोंग है। क्या लॉरेंस गोंग से याद कर सकते हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति। आसियान के भारत सबसे बड़ा व्यापारी के सिंगापुर भागीदारी और एफडीआई सबसे ज्यादा यहीं से प्राप्त होता है भारत में। जो मध्य ग्रेटर नोएडा में जो सेमिकॉन इंडिया की प्रदर्शनी हुआ था, सिंगापुर की अर्चालक कंपनी को क्या अनियमित किया है, ये इंडिया ने। भारत का पहला तिरुवरुर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ, तो भारत का पहला तिरुवरुर सांस्कृतिक कहाँ खोला जाएगा, तो सिंगापुर में खोला जाएगा सॉरी। और भारत तो बुरनई देखा जाए तो बुरनई का पूछ देगा कि बुरनई का सुल्तान कौन है, तो हाजी हसनल बोला कि हाजी हसनल से याद करें कि बुरनई के सुल्तान है। फिर देखिए प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान जो बांदा शेरी बेगवान में स्थित उमर अली सफीशीन मस्जिद है, तो पूछ देगा कि उमर अली सफीशीन मस्जिद कहाँ है, तो ये बुरनई में है।
ठीक है, इसमें बस यही याद करना था। हाँ, भारत और यूक्रेन देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, ठीक है, जो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जहां से इन भारतीय छात्रों को बुलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, और स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ था। यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन का स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन। और आपको बता दें, जो जो ऑफ पीस पार्क है, ओसियस ऑफ पीस पार्क है कहाँ? यूक्रेन में। यहाँ पे महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो पूछ देगा कि ओसियस ऑफ पीस पार्क कहाँ? तो ये यूक्रेन में ही है। ठीक है, और आपको देखना है पोलैंड। तो पोलैंड कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पोलैंड के राष्ट्रपति के बारे में। तो पोलैंड के जो राष्ट्रपति तो आंद्रजे डूडा है, बस याद करना पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजे डूडा है। ठीक है, बस याद करना, और कुछ तो नहीं देखना है। अब हम लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पढ़ने से पहले इधर हम इस ये बुक में टोटल 230। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा जो अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के मुख्य अधिकारी बने, जो भारतीय बैंक संघ के मुख्य अधिकारी अतुल कुमार गोयल बने, जो आशीष खन्ना या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो आशीष खन्ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे हमारा डॉक्टर विवेक जोशी, देश के नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। तो देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार किसने संभाला? डॉक्टर विवेक जोशी ने संभाला। राजीव रंजन, डॉक्टर हिंद महासागर जो एसोसिएशन है महासचिव बने राजीव रंजन। तुहिन कांत पांडे, जो तुहिन कांत पांडे है ये बने सेबी के अध्यक्ष। ठीक है, शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है ये केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस बल है सीआरपीएफ इनके महानिदेशक बने। फिर जो हरि बाबू है ये उड़ीसा के, जो हरि बाबू है उड़ीसा के राज्यपाल बने। ठीक है, फिर देखते हैं न्यायमूर्ति बी जो रमा सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। फिर जनरल वी के सिंह तो ये मिजोरम के राज्यपाल बने। ठीक है, फिर देखते हैं डॉक्टर के संजय मूर्ति, भारत के नियंत्रक मालिक कौन है? के संजय मूर्ति, वहां पे मयंक रक्षा मालिक थे। ठीक है, ये के संजय मूर्ति कैग बने। विजय किशोर राहटकर बने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, विजया किशोर। फिर देखते हैं सुजीता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। फिर यहाँ पे देखते हैं दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। फिर विनय मोहन जो वक्ता है ये अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में बने। फिर जो वी श्रीनिवासन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी इसके महानिदेशक के रूप में चुने गए। फिर टीवी सोमनाथन ये देश के कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला। फिर राजेश वर्मा, तो राजेश वर्मा ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए राजेश वर्मा। और जो बबीता सिंह चौहान है उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। कौन है? बबीता सिंह चौहान। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तुहिन कांत पांडे, तो देश के नए जो वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं तुहिन कांत पांडे। और जो तुहिन कांत पांडे सेबी के भी चुने गए थे। ठीक है, और जो अनुरागा गर्ग है तो अनुरागा जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक को चुना गया अनुरागा गर्ग को। फिर आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक चुने गए आलोक रंजन को। इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये देख सकते हैं दीपक अग्रवाल ये जो है नाफेड नेफेड के अध्यक्ष चुने। जो भी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बन सकता है तो मैं आपको बता दिया। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।